या सब्ट्रैक्ट करने के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से एक है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका एक एग्जांपल पिछले क्लास में हमने देखा था, रेन और अम्ब्रेला वाला। ठीक है, तो और ऐसे ही वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से रिलेटेड और एक केस होता है जिसमें रिवर और स्विमर को लेते हैं, या रिवर और बोट को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी को देखते हैं, रिवर और स्विमर वाला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर एंड स्विमर, स्विमर की जगह बोट भी कंसिडर किया जा सकता है। तो रिवर और स्विमर वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, उसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह का होगा। सपोज़ ये एक रिवर है, एक रिवर जो मान लेते हैं वी आर वेलोसिटी से इस तरह से फ्लो हो रहा है, लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में, और एक स्विमर है। आवाज़ आ रही है कि नहीं? और एक स्विमर है जिसको रिवर को पार करना है पॉइंट ए से बी, रिवर के क्रॉस एक हमने पॉइंट ले लिया, ए के अपोजिट रिवर के उस साइड में बी पर एक पॉइंट ले लिया। तो अब इसमें डिफरेंट केसेस ये हैं कि अगर स्विमर डायरेक्ट रिवर के अक्रॉस डायरेक्शन में यानी ए से बी की तरफ स्विम करना चाहे तो क्या होगा। मान लो कि स्विमर वी एस वेलोसिटी से ए से बी की तरफ फेस करके डायरेक्ट तैरना शुरू करता है, तो क्या होगा। तो ये एक ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है कि स्विमर अगर बी की तरफ फेस करके तैरना शुरू करे तो कभी भी ए से बी की तरफ नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ए से बी की तरफ ये स्विमर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर पानी बरस रहा हो और हवा चलने लगे। अगर पानी बरस रहा हो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये पानी बरस रहा हो ऐसे, और हवा चलने लगे इस डायरेक्शन में, तो पानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसमें विंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर स्विमर ए से बी की तरफ फेस करके तैरने की कोशिश करेगा तो कभी भी बी पॉइंट पर नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये जो रिवर की वेलोसिटी है वी आर, ये स्विमर की वेलोसिटी पर सुपरपोज हो जाएगी। सुपरपोज हो जाएगी, सरल भाषा में अगर कहें तो ऐड हो जाएगी। तो वी एस वेलोसिटी में वी आर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी वो कभी भी ए से बी डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी स्विमर की क्या होगी। ए से बी तो कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि रिवर का फ्लो उसे इस तरफ पुश कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वी एस और वी आर का रिजल्टेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, स्विमर अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में रिवर को पार कर पाएगा। ठीक है, तो वी एस यहाँ पर है, वी आर और वी एस का रिजल्टेंट अगर हम बनाएं, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे दोनों को ले लिया रिजल्टेंट बनाने के लिए, और पैरेललोग्राम कंप्लीट किया स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी के लिए। तो इस पैरेललोग्राम में ये जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, इसको हम ए सी लिख देते हैं। ए से सी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, ये स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। स्विमर की अपनी वेलोसिटी वी एस, रिवर की वेलोसिटी वी आर, दोनों का नेट इफेक्ट ए से सी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है, इस डायरेक्शन में स्विमर तैरेगा। और अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी तो यहाँ कहीं पर पहुँचेगा, इस पॉइंट पे। मान लो ये डी पॉइंट है। ठीक है, तो बात क्लियर है। स्विमर अगर सीधा ए से बी की तरफ रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करेगा तो कभी भी डायरेक्ट बी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसे इस तरफ पुश करेगी और अल्टीमेटली स्विमर यहाँ पहुंचेगा डी पॉइंट पर। तो ये जो बी डी डिस्टेंस है, दिस इज़ नोन एज ड्रिफ्ट। ये स्विमर का
इतना ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम भी इसको बोल सकते हैं। तो अब ये हमारा केस है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि स्विमर को रिवर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, किस डायरेक्शन में स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, कितना ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सिचुएशन था। क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि अगर रिवर की विड्थ है मान लो W, रिवर की विड्थ है W, ठीक है, और ड्रिफ्ट को भी कुछ सिंबल दे देते हैं, स्मॉल d दे देते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कौन से दोनों काम? रिवर को पार करना और ये ड्रिफ्ट, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन दो डायरेक्शंस में मोशन एक साथ हो रहा है, दो डायरेक्शन में मोशन एक साथ हो रहा है, इसीलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये हुआ 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि 2 डायमेंशंस में एक साथ मोशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन की जो मोशन है, इसीलिए इसको मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं। तो दोनों डायमेंशन की मोशन क्योंकि एक साथ हो रही है, एक साथ का मतलब होता है सेम टाइम, एक ही टाइम में दोनों मोशन हो रहा है। तो बस यही बात इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। एक साथ मीन्स सेम टाइम, यानी रिवर को पार करने में भी सेम टाइम लग रहा है, यानी W डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है, और जो ड्रिफ्ट हुआ है इस डायरेक्शन में जो आया है वो भी उसी टाइम में हुआ है, यानी कि T टाइम में हुआ है। क्लियर? तो बस इतनी बात है समझने की, और फिर रिवर स्विमर वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि रिवर को पार करने में जो टाइम लगा वो, और B से D डायरेक्शन में जो आगे गया है, जो ड्रिफ्ट हुआ है, दोनों के लिए टाइम हमें सेम लेना है। इधर टाइम T, इधर टाइम T, इधर डिस्टेंस W और इधर डिस्टेंस D। तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, और एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए? स्पीड। तो अब देखो, इस तरफ जाने के लिए, रिवर को पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ Vs। और आगे बढ़ाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ Vr। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि रिवर को पार करने के लिए जो हमें स्पीड चाहिए उसमें Vs का मैग्नीट्यूड लेंगे, और ड्रिफ्ट के लिए जो स्पीड चाहिए उसमें Vr का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक सिचुएशन अभी बाकी है कि इसमें जैसे A से B तैरने की कोशिश की स्विमर ने, अगर हाँ A से B तैरने की कोशिश की लेकिन वहाँ कभी पहुँचा नहीं, रिवर की वेलोसिटी की वजह से यहाँ पहुँच गया D पॉइंट पे। अगर स्विमर फिर भी चाहता हो कि नहीं हम तो डायरेक्टली अपोजिट एंड पर ही जाएंगे, तो ये ऑब्वियस है कि रिवर की वजह से स्विमर को ऐसे डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन पर आए, AB लाइन पर। रिजल्टेंट वेलोसिटी जब आएगी तभी स्विमर A से B पॉइंट पर जा पाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर रिवर को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर जाकर पार करना है, स्विमर वांट्स टू रीच द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट्स, देन इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी मीन्स स्विमर की अपनी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट इसी लाइन पर आना चाहिए। तो इस लाइन पर रिजल्टेंट वेलोसिटी तभी आएगी जब स्विमर रिवर की वेलोसिटी के अपोजिट साइड में कुछ एंगल पर स्विम करेगा, तभी रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। उसको एक नया डायग्राम बना के बताएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हमें A से B पर ही जाना है, डायरेक्टली अपोजिट एंड पर जाना है, तो उसके लिए स्विमर को रिवर की वेलोसिटी से पीछे की तरफ किसी एंगल पर स्विम करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी AB लाइन पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी कि रिवर को पार करने के लिए टाइम और आगे जो गया है वो टाइम सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिवर, और हमें डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर अगर जाना है, ये रिवर की वेलोसिटी Vr,
सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी मस्ट कम ऑन दिस लाइन। ए बी लाइन पर जब रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी तभी स्विमर ए से बी पॉइंट पर जा पाएगा, ठीक है। और वी आर तो हमारा इधर है ही, वी आर, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसको हम वी लिख देते हैं। तो अब हमें वी एस पता करना है, वी एस क्या होगा, ठीक है। ये वी जो है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम वी आर क्योंकि कैपिटल आर यहाँ यूज़ कर लिया इसलिए इधर वी लिख दिया। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता है, वी आर पता है, वी एस पता नहीं है किधर होना चाहिए, मतलब स्विमर को किस तरफ तैरना चाहिए। तो अभी जैसे डिस्कशन हुआ था कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। तो वी एस अगर हमें पता करना है तो वी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वी वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी इज़ नोन, रिवर की वेलोसिटी इज़ नोन, स्विमर की वेलोसिटी हम यहाँ से पता कर सकते हैं कैसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी माइनस वी आर। तो माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो v इधर हमने देख लिया किस तरफ है और वी आर देख लिया किस तरफ है। एक ही पॉइंट से दोनों को ड्रॉ किया, फिर सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करो जिनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दो, दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर दिया, जो पहले लिखा है उस तरफ एरो लगा दो। ये हमने इधर एरो लगा दिया। तो ये वाला जो वेक्टर दिखाई दे रहा है कौन सा वाला, इसका नाम लिख देते हैं ए सी और इसको डी लिख देते हैं। तो डी से सी की तरफ जो वेक्टर जा रहा है यही क्या होना चाहिए, स्विमर की वेलोसिटी। तो अगर ए पॉइंट पर इसी वी एस को हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये वाला, ये जो वेक्टर आया ए से, इसको ई लिख देते हैं, ए से ई की तरफ जो वेक्टर आ रहा है वी एस, यानी कि स्विमर को इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, ए से ई डायरेक्शन में, जिससे रिवर की वेलोसिटी वी आर और वी एस स्विमर की वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट ए बी लाइन पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रिवर को स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए जिससे कि वो रिवर को अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट एंड पर जाके पार कर सके, ठीक है। तो इस केस में ड्रिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्रिफ्ट तब कैलकुलेट करना होता है जब डायरेक्टली अपोजिट एंड की तरफ तैरना शुरू किया बट रिवर की वेलोसिटी की वजह से डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंचा, रिवर के धक्के की वजह से आगे चला गया। और अगर डायरेक्टली अपोजिट एंड पे जाना है तो थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे तैरना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यही वी एस बताना होता है और कितना एंगल पर तैरना होगा ये बताना होता है। तो एंगल्स, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें एंगल्स भी पता कर सकते हैं। वी आर पता होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी पता होगी, नहीं होगी तो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उस क्वेश्चन में क्या होगा, रिवर की विड्थ गिवन होगी और टाइम गिवन होगा। तो अगर रिवर की विड्थ और टाइम गिवन होगा तो इस डायरेक्शन में जाने वाली वेलोसिटी, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी थी v, इस वेक्टर की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। W/T करेंगे यानी विड्थ ऑफ द रिवर बाय टाइम, कि कितना टाइम लगा डायरेक्टली अपोजिट एंड पर जाने के लिए। तो ये वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा W/T से और डायरेक्शन पता होगा, रिवर की वेलोसिटी पता होगी, उससे 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल अगर हम बता देते हैं, ठीक है, या फिर इसको बता दिया जाए, ये एंगल बता दिया, तो रिवर की वेलोसिटी से कितना एंगल पीछे की तरफ तैरना होगा ये हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी दिया हो, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंगली हम साइन, कॉस, टैन में से कोई भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का। अब अगर चाहें तो एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हम तुम्हें करवा देते हैं। पिछली बार भी जो पढ़ा था उसका क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, छाता और आदमी वाला जो एक क्वेश्चन था, और बोट स्विमर वाला, बोट और रिवर वाला भी एक देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी दिया रहता है
वेक्टर फॉर्म, सॉरी कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देखा था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वगैरह वो सब देखा था। तो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक बार बताना पड़ेगा, इसके लिए तब समझ में आएगा कि कंपोनेंट फॉर्म का क्या मीनिंग है, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पहले भी डिस्कस हुआ था। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि जो हमारे एक्स वाई और जेड जो एक्सिस हैं कार्टेशियन सिस्टम में, जिनको हम एक्सिस बोलते हैं, अगर उन एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करें, आई जे के वेक्टर्स से, तो ये जो आई जे के हैं दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मीन्स जो एक दूसरे के नॉर्मल हैं, ठीक, ये आई जे के वेक्टर्स। तो अगर किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ ओरिजिन है और ये P पॉइंट है, तो x, y, z जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P पॉइंट के, तो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है कि अगर हम P पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करें तो इस पॉइंट को A मान लेते हैं, तो ओ ए जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, ठीक है। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। और P से अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओ बी जो डिस्टेंस होगा वो y होगा। इसी तरह से z क्या होगा, इधर अगर z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल है, हम उसको नहीं बना रहे हैं जानबूझकर, मान लो कि ओ सी होगा तो वो z होगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर ओरिजिन से P पॉइंट पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, x डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में अगर कोऑर्डिनेट x है यानी x डायरेक्शन में x डिस्टेंस चलो, इस डायरेक्शन में y डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में z डिस्टेंस, तो P पॉइंट पर पहुंच जाओगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z कोऑर्डिनेट का ये मतलब है। तो इसी बात को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। तो P पॉइंट को O से P पॉइंट की तरफ अगर एक वेक्टर बनाएं, यानी OP जो वेक्टर होगा O से P की तरफ जाने वाला, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। O से P की तरफ जो वेक्टर बनाया दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बिकॉज ये स्पेस में यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस का जो सिस्टम है उसमें P पॉइंट की पोजीशन को बताता है, इसीलिए इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैसे लिखा जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या है, OA एक वेक्टर है, OB एक वेक्टर है और ऐसे ही एक OC वेक्टर होगा, ठीक है। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो P पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो OA तो डिस्टेंस है x, वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस इनटू इट्स डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसी तरह से OA जो वेक्टर हमें लिखना है तो OA वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये लेंथ कितना है, वो है x। तो x इसका लेंथ है और डायरेक्शन क्या है, i कैप, ये डायरेक्शन है। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप। उसी तरह OB वेक्टर क्या हो जाएगा, y j कैप। OC वेक्टर क्या हो जाएगा, z k कैप। तो OP जो वेक्टर है वो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, यानी कि इनका वेक्टर सम है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई वेक्टर आई जे के टर्म्स में लिखा हो देन इट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें बोट और रिवर का ही क्वेश्चन है। उसमें जो वेक्टर्स हैं वेलोसिटी वेक्टर्स, उनको कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। तो
तो कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर्स दिए जाते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। हमें डायग्राम की हेल्प से पैरेललोग्राम बना करके रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन से ही ये काम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बोट और रिवर वाला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i + 4j। बोट की वेलोसिटी दी गई है 3i + 4j। यहाँ पर लिख लेते हैं बोट की वेलोसिटी vb 3i + 4j। ठीक है, यानी i डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड है और j डायरेक्शन में 4। वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी -3i - 4j विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। What is the relative velocity of boat with respect to river? Velocity of river is given -3i - 4j। ये दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ देख रहा है और उसको बोट इस वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई दे रही है। यूनिट दिया नहीं है क्वेश्चन में, मान लेते हैं मीटर/सेकंड है दोनों। तो बोट को देख रहा है ऑब्जर्वर ग्राउंड से खड़े होकर के, तो उसको इतनी वेलोसिटी दिख रही है 3i + 4j और रिवर की वेलोसिटी दिख रही है -3i - 4j। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे और कोई जैसे हमें अगर ij के फॉर्म में नहीं दिया है वेलोसिटी वेक्टर तो उसमें किस तरह से वेलोसिटी दी जाती है 4 मीटर/सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन या 10 किलोमीटर/सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से दिया जाता है। बट अगर वेक्टर फॉर्म में है तो ये नॉर्थ ईस्ट और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर ही इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। ठीक है, ये बात हम और डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में। अभी इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या पूछा गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताना है तो क्या होगा vb - vr, और दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो यहाँ पर g लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो vb - vr हमें करना है। तो vb ये रहा और vr ये रहा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर्स दिए रहते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, i वालों के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे विद साइन और j वालों के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, के इसमें है नहीं, के कंपोनेंट नहीं है, अगर वो होता तो उसको भी वैसे ही करते। तो vb - vr, ये हमारा vb है और ये vr है। तो 3i + 4j माइनस साइन को ध्यान रखना है, उसको हटाना नहीं है, विद साइन वैल्यूज़ लिखने हैं। -3i - 4j, तो क्या हो जाएगा 3i - 3i, यहाँ -3i तो प्लस हो जाएगा 6i और 4j और इधर 4j यानी कि 8j। तो ये जो वेलोसिटी आई है यही बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गई है। तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह से वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और भी कई क्वेश्चन हैं, उनको आगे आने वाले क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम मोशन इन ए प्लेन का एक दूसरा केस जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इन डिस्कशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग जो अभी डिस्कस किया गया लेक्चर में, बस तुम्हें उतना अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। और लेक्चर को अगर बार बार देख लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। पूरा भले ही ना देखो, जहाँ पे डाउट हो उतना पोर्शन देख लेना, तो तुम्हें इसके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के